दोस्तों, आज के टाइम पे हमें लगभग डेली किसी न किसी ब्रांड का स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ मिल जाएगा, चाहे वो सैमसंग हो, शाओमी हो, वीवो हो या फिर रियलमी हो। और न जाने कितने ऐसे ब्रांड हैं जो अलग अलग सेगमेंट पे अपना स्मार्टफोन लॉन्च करती है ताकि वह हर यूजर के पास अलग अलग प्राइस में पहुंच सके या अपनी पकड़ बना सके। और इसी कोशिश में हर ब्रांड अपनी जी जान लगा देता है, बट ग्राहकों पर कुछ कंपनियां ही अपनी छाप छोड़ पाती है, जैसे कि शाओमी और सैमसंग। शाओमी तो अपना ब्रांडिंग भी इंडिया में नंबर 1 ब्रांड के साथ करती है, जो कि कुछ साल पहले तक जस्टिफाई भी करता था, बट सैमसंग ने नंबर 1 का धमाका शाओमी से छीन लिया और इंडिया में 2022 के आखिरी तिमाही में शाओमी को पछाड़ दिया। साउथ कोरिया की स्मार्टफोन दिग्गज ने 2022 की चौथी तिमाही में इंडिया में 20% का मार्केट शेयर हासिल कर लिया, जबकि शाओमी का मार्केट शेयर 18% तक ही पहुंच पाया। तो चलिए समझते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे सैमसंग ने हार के भी हार नहीं माना और नंबर 1 तक पहुंचा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एम फरीद और आप देख रहे हैं टेक्नो कनेक्शन। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। ये बात है 2014 की, जब शाओमी ने भारत में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था। उस टाइम पे इंडिया में कोरियन कंपनी सैमसंग का मार्केट शेयर 41.5% था, माइक्रोमैक्स 10.6% और नोकिया 12% की हिस्सेदारी रखता था। आप मार्केट शेयर यानी कि 41.5% से अंदाजा लगा सकते कि सैमसंग 2014 में किस कदर राज करती थी और नंबर 1 ब्रांड हुआ करती थी। हालांकि ये वो टाइम था जब सैमसंग के अलावा मार्केट में HTC, सोनी एक्सपीरिया, माइक्रोमैक्स जो कि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड थी, इसकी भी पकड़ अच्छी थी और ये सारे भी अपना धाक जमा रहे थे। अगर माइक्रोमैक्स को छोड़ दिया जाए तो सैमसंग, HTC और सोनी डिसेंट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाले स्मार्टफोन थे, बट ये सारे अधिक प्राइस पर अपना फोन बेच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोमैक्स के पास खराब क्वालिटी के बावजूद मार्केट शेयर में पकड़ थी, क्योंकि माइक्रोमैक्स की प्राइस इन ब्रांडों की तुलना में काफ़ी कम थी जो ग्राहकों को पसंद आ रही थी। बट इसके बावजूद सैमसंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों स्मार्टफोन कंपनियों की हालत क्या हुई ये आप सबको अच्छे से पता है। सैमसंग अच्छी क्वालिटी की फोन बनाता तो था, बट उसके लिए ग्राहकों से वो ज़्यादा प्राइस लेता था। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट बनाता था 100 रुपये की और वो चार्ज करता था 500 रुपये की, क्योंकि सैमसंग को ये बात अच्छे से पता था कि ग्राहकों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शाओमी Mi 3 के लॉन्च होते ही इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में पूरी तरह कोहराम मच गया, क्योंकि ये एक ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें माइंड ब्लोइंग स्पेसिफिकेशन के साथ किलर लुक देखने को मिला, जो किसी भी एंड्रॉइड विक्रेता से शायद सबसे अच्छा दिखने वाला यूजर इंटरफेस के साथ उस कीमत पर अवेलेबल था जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप Mi 3 के प्राइस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस टाइम सैमसंग गैलेक्सी S2 की प्राइस 20,000 थी और Mi 3 की प्राइस इस प्राइस के आधे से भी कम थी। और स्पेसिफिकेशन के मामले में दोनों स्मार्टफोन यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S2 और Mi 3 सेम टू सेम थी। और Mi 3 भारत में विशेष रूप से ऑनलाइन बेचे जाने वाला पहला फोन था, जिसके चलते Mi 3 हर एक यूजर के पास पहुंचने में सक्षम हुआ और खरीदारों ने Mi 3 के आइडिया को समझा और फील किया कि कैसे सैमसंग मेडिकोर स्पेक्स के अनावश्यक प्रीमियम चार्ज करके भारतीय बाजार में ग्राहकों को बेवकूफ बना रहा था। सैमसंग के लिए Mi ने काफी मुश्किल खड़ी कर दी और परेशानी का सबब बन गया। इधर सैमसंग कुछ कर पाता कि जल्द ही कई चीनी वेंडर्स जैसे ऑनर, ओप्पो, वीवो और रियलमी ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में इंटर किया और Mi वाला स्ट्रेटजी को अपनाया, यानी कि कम कीमत पर ज़्यादा देना शुरू किया। इसमें आसूस और नोकिया जैसे कंपनियां शामिल थी, जिन्होंने अपने चीनी समकक्षों द्वारा प्रस्तुत उच्च गुणवत्ता और कम कीमतों का संयोजन का समर्थन किया। लेनोवो और मोटोरोला ने भी ठीक ठाक कारोबार किया, हालांकि समय पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं कर पाने के कारण वे बाद में डूब गए। इस सब के दौरान सैमसंग अपने घमंड में चूर रहा और औसत दर्जे के स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन को हाई प्राइस पर बेचना जारी रखा। सैमसंग ने अभी भी भारत में अपना मार्केट शेयर बरकरार रखा था, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे चीनी स्मार्टफोन खरीदने को लेकर हिचकिचा रहे थे। हालांकि इस कंपनियों के प्रोडक्ट और स्पेसिफिकेशन इतने अच्छी थी कि प्रत्येक यूजर्स जिन्होंने चीनी स्मार्टफोन को यूज किया वो खुद ही इनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए और यूजर्स ने दोस्तों, फैमिली मेंबर, यहाँ तक कि अजनबियों के लिए इन चीनी ब्रांड्स का प्रोडक्ट को सिफारिश करना शुरू कर दिया और इसी का फायदा इन चीनी प्रोडक्ट को मिला और अधिकतर यूजर चीनी स्मार्टफोन की तरफ जाने लगे और इस तरह सैमसंग धीरे धीरे नंबर 1 का ताज गंवाने लगा। और उधर तो माइक्रोमैक्स, सोनी, HTC तो पूरी तरह से अपनी अस्तित्व को ही खो दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ज़माने से कदम मिला के चलता है वो सबसे बड़ा कामयाब होता है, और यही क्या सैमसंग ने। तो चलिए समझते हैं
कि आखिर सैमसंग के डूबने के बाद सैमसंग ने ऐसा क्या किया कि नंबर 1 का ताज फिर से अपने नाम कर लिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट 5 मेजर पॉइंट को समझते हैं। नंबर 1, स्ट्रीमलाइन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। 2021 और 2022 में ढेर सारे फ़ोन जारी करने के बाद सैमसंग ने एक कदम पीछे लिया और यूजर्स के माइंड को समझा और अपने प्रोडक्ट को सरल बनाया, क्योंकि अलग अलग कीमतों पर समान दिखने वाले और समान रूप से विशिष्ट डिवाइस पहले से मौजूद थे। उसके स्थान पर सैमसंग ने ऐसे डिवाइस को लॉन्च किया जो सीधा यूजर्स ने अपनाया। नतीजतन ब्रांड ने अपने खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट किया और समान दिखने वाले डिवाइस के बीच के अंतर को आसानी से पहचाना। नंबर 2, शोकेस्ड हाईटेक प्रोडक्ट। पिछले कुछ महीनों में स्मार्टफोन यूजर्स ने अपना टेस्ट को बदला है, क्योंकि कंज्यूमर अब बजट फ़ोन के बजाय प्रीमियम सेगमेंट में शिफ्ट होने लगे हैं। कैनालिस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिड टू हाई एंड सेगमेंट ने इस साल अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी मौका का फ़ायदा सैमसंग ने बखूबी अपनाया और दमदार इक्विटी से अंतर पैदा किया। वही अधिकांश ब्रांड वैल्यू फॉर मनी पेशकशों के लिए जाने जाते हैं और कम कीमतों पर लाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन सैमसंग हमेशा अत्याधुनिक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है और इसी क्रम में फ्लैगशिप गैलेक्सी एस सीरीज के साथ साथ फ्लिप और फोल्डेबल डिवाइस ने सैमसंग के इस धारणा को और मजबूत किया। हालांकि अन्य ब्रांडों के पास भी प्रीमियम मिड सेगमेंट डिवाइस भी थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस तरह के साख का आनंद नहीं लिया जो सैमसंग ने वर्षों के इनोवेशन में बनाया था और इनमें से एक बड़ा अंतर पैदा किया, क्योंकि सैमसंग भले ही पहले फेल हो गई थी बट ये हमेशा से विश्वसनीय ब्रांड्स रहा है। इसलिए भारतीय उपभोक्ताओं एक नए ब्रांड के बजाय एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जाना पसंद किया। नंबर 3, रेगुलर एंड्रॉयड अपडेट। प्रोडक्ट के मामले में ये शायद सैमसंग का साल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि आज के टाइम में अधिक से अधिक लोग अपने स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। इसलिए अपडेट और सुरक्षित स्मार्टफोन का होना आवश्यक हो गया था ताकि लोगों का डाटा सिक्योर रहे। और सैमसंग ने 2022 में समय पर और प्रभावी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए बेंचमार्क को सेट किया। अपने पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एंड्रॉयड 13 में लाया, जबकि सैमसंग के कंपटीटर कंपनी शाओमी अपने पुराने एंड्रॉयड 12 पर कायम रहा और अभी भी शाओमी अधिकतर फोन में एंड्रॉयड 12 का ही यूज कर रहा है। आपको बताता चलूं कि अपडेट के मामले में सिर्फ गूगल ही एकमात्र ऐसा ब्रांड था जो सैमसंग को हरा सकता था, बट गूगल के पास बहुत छोटा स्मार्टफोन पोर्टफोलियो है। नंबर 4, री एनर्जाइज्ड ऑफलाइन सेगमेंट। महामारी कोविड-19 के अवधि के दौरान ऑनलाइन बिक्री सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के बाद सैमसंग 2022 में ऑफलाइन रिटेल की अपनी मुख्य ताकत पर लौट आया और दोनों जगह ऑनलाइन ऑफलाइन में काफी अच्छी पकड़ बना ली थी। ये एक ऐसा वक्त था जहां सैमसंग को 2020-21 में वीवो और शाओमी से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि 2022 में ब्रांड ने अपने आप को सबसे अच्छे रूप में देखा। कई लोगों ने महसूस किया कि स्लिमर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ने भी रिटेलर्स के लिए काफ़ी पेशकशों का उजागर करना आसान बना दिया। विशेष रूप से शाओमी और वीवो दोनों ने सैमसंग को टक्कर देने वाले प्रोडक्ट को पेश किया था। सुपर्ब सप्लाई मैनेजमेंट। जहां एक और अन्य ब्रांड आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दा से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग ने यह सुनिश्चित किया कि मार्केट में प्रोडक्ट की परवाह बाधित ना हो, जिसके लिए सैमसंग ने कुशलतापूर्वक अपने आविष्कारों और घटक लिंक को प्रबंधित किया। कैनालिस ने अपने रिपोर्ट में कहा, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए रिटेल चैनल की ताकत के साथ सैमसंग उपभोक्ताओं को बाजार के सभी मार्गों पर लक्षित करना जारी रखता है। दूसरी ओर रियलमी और शाओमी जैसे ब्रांड जो ऑनलाइन रिटेल पर बहुत अधिक निर्भर थे, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कहानी सैमसंग के गिरने के बाद नंबर 1 के ताज बनने तक। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम नमस्ते। आप खुश रहिए, आबाद रहिए और वीडियो को देखते रहिए हंसते हंसते।